तो जिस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के आगे ड्रोन आकर टकराया वो वक्फ कानून के विरोध में बुलाया गया था। उसका आयोजन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई दूसरे मुस्लिम संगठनों ने किया था। इस आयोजन को महागठबंधन ने पूरा समर्थन दिया और एनडीए सरकार पर इस कार्यक्रम के दौरान जमकर हमला किया गया। ये काला कानून लाया गया हमें परेशान करने के लिए। पटना के गांधी मैदान में जमा हुआ हुजूम एनडीए सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यकों की लामबंदी का सबूत है। मसला नए वक्फ संशोधन कानून का है। नाराजगी जाहिर करने के लिए बिहार और झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी करीब 5 लाख लोग पहुंचे। वक्त चुनावी है और मुद्दा सियासी, लिहाजा तेजस्वी यादव भी दिखे और डबल इंजन सरकार को जमकर घिरा। अगर इस तरह का काम करेगा, सताने का भी काम करेगा, तो तेजस्वी उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे सत्ता आए या जाए। हम अपना कर्तव्य करेंगे। हम बिहार में ऐसी सरकार देना चाहते हैं जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। आज ना सुनवाई है ना कार्रवाई है। तो ये काला कानून लाया गया। वक्फ को लेकर पटना में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों की ओर से आयोजित कार्यक्रम को महागठबंधन ने पूरा समर्थन दिया। कांग्रेस के होकर भी न होने वाले पप्पू यादव भी नजर आए। जो राइट्स है माइनॉरिटीज को, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए जो संविधान में दिए गए हैं। कांग्रेस के कई नेता आज मंच पर दिखे। कांग्रेस का क्या पूरा समर्थन? कांग्रेस तो इस बिल का विरोध की है दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट में, और उसके खिलाफ वोट भी किए, इस विरोध में ही है। बिहार में करीब 17% मुस्लिम आबादी है। सीमांचल क्षेत्र यानी अररिया और किशनगंज में मुस्लिम समुदाय ज्यादा है। इसी इलाके में वक्फ का लगातार विरोध कर रहे असदुद्दीन ओवैसी नजर टिकाते रहे। पिछली बार सीमांचल से ओवैसी की पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी और तैयारी इस बार भी है। बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा पर बहादुरगंज में और ढाका में अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुके हैं और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है। मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ दिख रहे हैं। ओवैसी की सियासत भी मुसलमान वोट बैंक के भरोसे ही चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश बाबू को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता था। हाँ, ये बात अलग है कि अब नीतीश कुमार से मुसलमानों का मोहभंग हो चुका है। सीएसडीएस के मुताबिक 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन किया तो जेडीयू की ओर से लड़ी गई सीटों पर 78% और आरजेडी की सीटों पर 59% मुस्लिम मतदाताओं ने उनके पक्ष में मतदान किया। कुल मिलाकर 69% मुसलमानों ने इस गठबंधन को वोट किया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 79% मुस्लिम मतदाताओं ने आरजेडी गठबंधन के पक्ष में वोट दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सभी 11 मुस्लिम उम्मीदवार हार गए। इस साल मार्च में जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया तो इमारत शरिया और 6 दूसरे मुस्लिम संगठनों ने इसका बहिष्कार किया। ये पहला मौका था जब नीतीश कुमार की इफ्तार दावत का इस तरह से विरोध हुआ। विरोध की वजह थी वक्फ कानून पर नीतीश कुमार का समर्थन। जाहिर है इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार को शायद ही मुसलमानों का वोट मिले। वक्फ बिल को लेकर आज पटना में बड़ा प्रदर्शन बुलाया गया है। वक्फ बचाओ जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कन्हैया कुमार, दिग्विजय सिंह, नासिर हुसैन, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त जो है इस मंच पर आपको दिखेंगे। और पटना से वक्फ बिल को लेकर, वक्फ बिल के समर्थन में तमाम इमारतें सरिया के जो सदस्य हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। कई सारे मौलाना है और भारी संख्या में जो आप देखेंगे अल्पसंख्यक जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इस वक्फ बचाओ आंदोलन में पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश पूरे विपक्ष के तरफ से है। कांग्रेस पार्टी वक्फ बिल के समर्थन में वक्फ बोर्ड के साथ है, लेकिन जिस तरीके से पटना में आज ये बड़ा आंदोलन बुलाया गया है, कहीं ना कहीं सरकार की टेंशन वक्फ बिल पर भी पड़ेगी। पटना से एलडीटीवी के लिए रमन। और एक बार फिर से लौटते हैं जनगणना की खबर पे। बड़ी खबर आ रही है जनगणना यानी कि सेंसस को लेकर। 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाएगा जनगणना का पहला चरण।
1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी मकानों की गिनती। इस वक्त ये खबर आ रही है, भारत में जनगणना को लेकर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी भेजी गई है। हमारे साथ प्रशांत, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं इस पर और विस्तार। आपके पास किस तरह की जानकारी है प्रशांत? जी देखिए नगमा, जो पत्र भेजा गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को, उसमें यह कहा गया है कि 1 अप्रैल से जो पहला चरण है, अगले साल 1 अप्रैल से वो जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, जिसको हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस या हाउसिंग सेंसस बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से घरों की गिनती की जाएगी, घर कैसे हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, इसकी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा उन घरों में क्या क्या सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली, पानी और बाकी जो सुविधाएं हैं, और वो घर किस तरह से हैं, किस तरह के हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी पहले चरण में ली जाती है। हर बार ऐसे ही होता है, इस बार भी 1 अप्रैल से हाउसिंग सेंसस शुरू होगा। उसके बाद जो मुख्य सेंसस है, इसी चिट्ठी में बताया गया है, वो 1 फरवरी 2027 को, ये मैदानी इलाकों की बात मैं कर रहा हूँ, ज्यादातर जो राज्य हैं उसमें लोगों की गिनती 1 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच में की जाएगी। तो अब जो शेड्यूल है वो सरकार की तरफ से दे दिया गया है, उसकी तैयारी भी शुरू की जा चुकी है और अब से कुछ दिन बाद एक प्री टेस्ट एक्सरसाइज भी किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। उसमें एक तरह से उसका प्रैक्टिस किया जाता है, उसका एक्सरसाइज किया जाता है। जितने भी इनोवेटर्स होते हैं, जिनको घर घर जाकर ये गिनती करनी होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसका भी काम अब जल्दी ही शुरू होने वाला है। और अब बिहार में चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी एक अच्छी खबर। बिहार एक ऐसा राज्य बना है जहां पहली बार ई वोटिंग का इस्तेमाल किया गया है। शनिवार को हुए स्थानीय निकाय के चुनाव और उपचुनाव में लोगों ने ऐप की मदद से वोट डाले हैं और रिकॉर्ड बनाया है। पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए लंबी लाइनें आपने खूब देखी होंगी, लेकिन जल्द ही वो वक्त आने वाला है जब आपको अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं होगी। इस सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में 28 जून को स्थानीय निकाय चुनाव में इतिहास रचा गया और मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई। चुनाव के लिए निबंधित 80.60% मतदाताओं ने घर से और राज्य के बाहर से मोबाइल के जरिए मतदान किया, जबकि उपचुनाव में 58.38% मतदाताओं ने मोबाइल के जरिए मतदान किया। चुनाव और उपचुनाव में मोबाइल के जरिए औसतन 69.49% मतदान हुआ। चुनाव में मात्र 54.63% मतदाताओं ने ईवीएम के जरिए बूथों पर जाकर मतदान किया था। बिहार के लिए एक खुशी का समय है कि बिहार के उपचुनाव में बिहार राज्य पंचायती राज का चुनाव हो, नगर निकाय का हो, आप देख रहे होंगे 70% ईमेल के द्वारा लोग वोटिंग कर रहे हैं। अपने आप में अनोखा प्रयोग है और बिहार पहला राज्य है जहां ईमेल के द्वारा 70% से अधिक वोटिंग हो रही है। ई वोटिंग की शुरुआत का मकसद वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना और प्रक्रिया को और ज्यादा समावेशी बनाना है। यह प्रणाली विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए तैयार की गई है जिन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और प्रवासी। लेकिन ई वोटिंग मंच का इस्तेमाल करने के लिए पहले से पंजीकरण जरूरी है। बहुत ही एल्डरली पर्सन या फिर फिजिकली चैलेंज्ड या फिर कोई असाध्य रोग से पीड़ित हैं, प्रेग्नेंट वेमेन वगैरह वगैरह, और जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग रोजी रोटी के कारण अपने निवास स्थान पे नहीं है, जहाँ के वो वोटर है वो नहीं है, तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ये क्रांतिकारी कदम है कि ई वोटिंग के माध्यम से वो अपना मतदान दे सकते हैं। और बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जहां वोटर्स को मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग करने की अनुमति मिली है। इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संभावित रूप से एक नए युग के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बिहार में चुनाव आयोग की अनोखी पहल दिखाई दी। उधर
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के घर पहुंचे। उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की है और बधाई दी। शुभांशु शुक्ला के परिवार से मुलाकात और बातचीत के दौरान अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी सपा सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। और बिहार से आगे बढ़ते हैं, यूपी से आगे बढ़कर बात अब करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में गैंग रेप को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है, लेकिन सूबे की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अब तक बयान नहीं दिया है और इस बीच पुलिस ने कोलकाता गैंग रेप का वीडियो भी बरामद किया है। कोलकाता गैंगरेप में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो पुलिस प्रशासन ने सख्ती की और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार को हिरासत में ले लिया। कई घंटों के बाद उनकी रिहाई हुई। ये प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा। 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की जरूरत हो, होने की जरूरत हो तो 1000 बार गिरफ्तार होंगे। लॉ छात्रा से गैंगरेप के मामले में सीसीटीवी फुटेज से वारदात की पुष्टि हुई। कॉलेज के सीसीटीवी में 25 जून की दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 बजे तक करीब 7 घंटे की फुटेज है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबरदस्ती ले जाने की घटना कैद हुई है। इससे छात्रा की लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। जिस गार्ड के कमरे में रेप हुआ था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि गार्ड ने पीड़िता की मदद नहीं की। वो लोग टीएमसी का आदमी है, कैसे मतलब? सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है। कोई एग्जाम देकर नौकरी मिला तो पार्टी कैडर इसलिए नौकरी। यहाँ पूरा स्टेट में पिछले 14 साल में कोई परमानेंट नौकरी नहीं हुआ, सब कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल एम्प्लॉय या वो पार्टी जो लिस्ट दिया उसमें ही हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता से रेप की पुष्टि हुई। सूत्रों की माने तो पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोचने के निशान मिले हैं। उससे मारपीट भी की गई है। इसमें भगवान के, ईश्वर के कृपा से उन्होंने बच गए हैं, नहीं तो इसको भी ममता बनर्जी कोई एविडेंस को पूरा हटा के, दबा के, वैनिश करके बोल देती कुछ नहीं है। और मतलब एक के बाद एक महिला के ऊपर इतना सारा रेप हो रहा है। उसके साथ टीएमसीपी नेता भी जुड़े हुए हैं, सबके सामने सब कुछ आ गया है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक के बाद एक रेप होता है और कोई विचार नहीं हो रहा है। गैंगरेप की वारदात से एक बार फिर ममता सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के नेता अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, साथ ही आपस में एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। सबसे पहले आप मदन मित्रा को सुनिए। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम, जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation। अब टीएमसी के कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच का घमासान देखिए। कल्याण बनर्जी ने पीड़ित पर ही सवाल उठाए और कहा, जो लोग ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं उन्हें समझना चाहिए कि वे किसके साथ जा रहे हैं। इस पर महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया कि भारत में स्त्री विरोधी मानसिकता हर पार्टी में है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की खासियत यह है कि हम ऐसे घिनौने बयानों की निंदा करते हैं, चाहे वह कोई भी नेता क्यों ना हो। इसके बाद कल्याण बनर्जी का पारा गर्म हो गया। वो महुआ की शादी तक पहुंच गए। Anti woman, she has charged it. What she is? What is this she? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. She has broken she did not hurt the lady. She is saying पूरी सियासत के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजुमदार वारदात की जगह पहुंची।
उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पीड़िता से मिलने नहीं दिया जा रहा है और न ही घटनास्थल पर जाने की इजाजत दी गई। तो इस गैंगरेप पर सियासत तेज है और खुद टीएमसी के अंदर घमासान है। कोलकाता गैंगरेप के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी तेज हो गई है। ऐसे में जिस तरीके से एक अराजक परिस्थिति वहां पे बनी हुई है, मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि नहीं संभव है भैया वहां की सरकार से उस राज्य को संभाल, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उसके तहत ही हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए ताकि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे किए जा सकें। और आइए लौटते हैं शिफाली जरीवाला की खबर पे। शिफाली जरीवाला की मौत के मामले में लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर है कि पुलिस को शक है कि शिफाली कुछ ऐसी दवाएं लेती थी जिसने शायद उन्हें नुकसान पहुंचाया है। ये सब अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा पुलिस को शक है कि वो कुछ एंटी एजिंग दवाएं लेती थी जिसकी वजह से शायद उन्हें नुकसान पहुंचा हो और ये बिना डॉक्टर की निगरानी के वो दवाएं ले रही थी। मामला सेल्फ मेडिकेशन का भी हो सकता है। शिफाली के घर से बहुत बड़ी मात्रा में दवाएं मिली हैं। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि ग्लूटाथियोन जैसी एंटी एजिंग दवा पुलिस को मिली है। अब इससे कितना नुकसान होता था ये डॉक्टर्स बताएंगे। शिफाली ने 8 साल पहले किसी डॉक्टर से पूछकर खुद से दवाएं लेनी शुरू की थी। दवाओं का सेवन वो लगातार कर रही थी। तो जो जांच पड़ताल चल रही है उनकी मौत के बाद, उसमें ये सब बातें सामने आ रही हैं। पुलिस इन चीज़ों पर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर उनके अचानक हार्ट अटैक की वजह क्या रही, जिसमें ये बातें सामने निकल कर आई हैं कि वो कुछ सप्लीमेंट्स लेती थी, ऐसे दवाएं लेती थी जो शायद सेल्फ मेडिकेशन का मामला लग रहा है और इन दवाओं की वजह से भी हो सकता है कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचा हो। एक के बाद एक नई नई बातें सामने आ रही हैं। जिस तरह से अचानक शिफाली जरीवाला की मौत हुई है हार्ट अटैक के कारण और कम उम्र में, उसके बाद में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि इसका कारण क्या रहा होगा और पुलिस को ऐसा शक है कि उनके कमरे से जो बहुत सारी दवाएं मिली थी वो भी एक वजह हो सकती है, सेल्फ मेडिकेशन भी एक वजह हो सकती है। बेलगावी में राम सेने के कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई हुई है। पेड़ से बांधकर बुरी तरह से राम सेने के कार्यकर्ता को पीटा गया है। ये खबर इस वक्त आ रही है। ये खबर आ रही है कि राम सेने का एक एक्टिविस्ट जो है, श्री राम सेने का एक्टिविस्ट, उसे पेड़ से बांध दिया गया है। नारियल के पेड़ से उसे बांधा गया और उसके बाद बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई है। ये बताया जा रहा है कि ये जो वारदात हुई है वो इंगाली विलेज में हुई है, इंगाली गांव में हुई है। इसके कारण क्या रहे होंगे, क्यों इस तरह की पिटाई हुई, हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी निहाल किदवई। निहाल, ये पूरा मामला क्या है और इसके पीछे कारण क्या रहा? देखिए, बेलगावी के हुक्केरी का ये मामला है। एक वीडियो सामने आया है जिसके अंदर एक शख्स को नारियल के पेड़ से बांध करके उसकी पिटाई की जा रही है। बाद में पता चला कि ये श्री राम सेना का सदस्य है और जो बात सामने आई उसके मुताबिक जानवरों से भरी हुई एक ट्रक जा रही थी जिसको इन लोगों ने पकड़ा था और उसमें गाय थी। फिर इसके बाद बताया गया कि ये स्लॉटरिंग के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन जो ट्रक के मालिक थे और जिन लोगों की गाय थी उन लोगों ने बताया कि ये डेयरी फार्मिंग के लिए ले जाया जा रहा था। इसको लेकर के झड़प हुई और बाद में इस शख्स की पिटाई हुई। जब ये वीडियो सामने आया तो पुलिस चाहती थी कि जिसकी पिटाई हुई है वो FIR दर्ज करवाए, मामला दर्ज करवाए, लेकिन जब उसने मामला दर्ज नहीं किया तो पुलिस ने सुओ मोटो FIR किया है और इस मामले की जांच चल रही है। इस इलाके में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, ये भी एक तरह से एक शुरुआत हुई इसकी काउ विजिलेंटिज्म से और उसके बाद में श्री राम सेने के कार्यकर्ता को पकड़कर लोगों ने पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा है। धन्यवाद आपका निहाल किदवई इस जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत की सीमाओं से बाहर बसे एक पर्वत और झील की कहानी है। पर्वत और झील तिब्बत में है जिस पर चीन का दावा है और हम सब जानते हैं कि चीन से भारत के रिश्ते कैसे हैं। 1962 के युद्ध से गलवान की झड़प तक चीन के साथ भारत के रिश्ते दोस्ताना नहीं रहे, नर्म गर्म रहे। चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सैनिक ताकत भी देता है, आतंक के मुद्दे पर हमेशा भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ है।
उस चीन की जमीन पर भारत के गौरव का परचम है कैलाश और मानसरोवर। किसी राष्ट्र के लिए ये गौरव की बात है कि उसके सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों के सम्मान उसके विरोधी भी करते हैं। हिंदुस्तान की ऐसी महान परंपरा को कवर करने एनडीटीवी इंडिया की टीम चीन के रास्ते कैलाश मानसरोवर पहुंची है। संवाददाता उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट देखिए और देश की महानता को महसूस कीजिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के बाद शुरू हो रहा है। यहाँ का जो नज़ारा है इस तरह का है। ऑक्सीजन का 2 पंप लिया। बहुत ही मनमोहक जो नज़ारा है यहाँ का है। ये तिब्बत की राजधानी लासा है। आपको हिल टॉप पर जो है पोटाला पैलेस आपको नज़र आ रहा होगा। ये पोटाला पैलेस जो है वो 1959 तक यहाँ धार्मिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्र था। दलाई लामाओं का ये जो आधिकारिक निवास है वो हुआ करता था। हमें यहाँ पे इसलिए लाया गया है, रखा गया है एक दिन के लिए, ताकि हम यहाँ के वातावरण के हिसाब से जो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है या जो एक भारहीनता महसूस होती है हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका होने के चलते, उससे शरीर जो है हमारा दो चार हो सके, एक्लेमेटाइज हो सके और फिर जो है हमारी आगे की जो यात्रा है वो हो सके। तो इस मौके का इस्तेमाल हम अपने दर्शकों के लिए जो पुराना लासा शहर है उसकी बानगी दिखाने के लिए, उसका जो नज़ारा है वो दिखाने के लिए कर रहे हैं। परिक्रमा है वो ये ऐसा प्रकटीकरण है जो कि अद्वितीय है। पवित्र मानसरोवर झील और यहाँ से कैलाश पर्वत भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये जो पवित्र झील है वो हिंदुओं के लिए ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा आस्था का केंद्र है और यहाँ हम सबसे पहले मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत को अपनी जो एक आस्था है, अपनी जो प्रार्थना है वो पहले अर्पण करेंगे और फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। पाँच सालों के बाद ये तीर्थ यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि कोरोना महामारी और उसके बाद जो गलवान झड़प हुई थी, उसके बाद जो भारत और चीन के रिश्ते पटरी से उतरे थे, तो ये यात्रा बंद हो गई थी। लेकिन अब दोनों देशों की सरकारों के बीच जो सहमति बनी है, उसके बाद तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जो है वो जून के आखिरी हफ्ते में यहाँ पहुँचा है और लगातार जो है 10 ऐसे दलों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। 750 जो तीर्थयात्री है वो इस बार जो है वो दर्शन करेंगे। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सारा तो पूरे ब्रह्मांड को कैलाशपति का ही है, जो यूनिवर्स का सेंटर है वो ये यहाँ पे अपन खड़े हैं, उसके आगे कुछ बोल भी नहीं सकते। यहाँ मतलब बोलना कुछ इस बार मतलब शून्य है। आप सब हमारे जो ग्रुप में है वो एक यंगेस्ट जो बॉय है वो 20 साल का है और जो सीनियर्स हमारे 69 इयर्स ओल्ड है। तो हमारे बैच में सबने अच्छे से परिक्रमा यात्रा कंप्लीट की है। तो इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड लॉर्ड शिव। मानसरोवर झील पहुंचे बहुत से हिंदू तीर्थयात्रियों से हमने बात की, लेकिन एक ऐसी भी तीर्थयात्री हैं जो उम्र के इस पड़ाव पे यहाँ पे पहुंची हैं। मौन व्रत इन्होंने रखा हुआ है, इसलिए अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर सकती, लेकिन अपने हाव भाव के जरिए ये बताती हैं कि कितनी भाव विभोर हैं यहाँ आकर और कैलाश पर्वत के दर्शन करके जो मानसरोवर झील है उसके पवित्र पानी को टच करके अभी भी पवित्र पानी जो है वो इनके शरीर पर है। तो इस उम्र में यहाँ आकर दर्शन करना और इसके ज़रिए अपनी आस्था को प्रकट करना, इनका नाम भी हम नहीं पूछ सकते क्योंकि ये मौन व्रत पे हैं, लेकिन देखिए कि किस तरीके से लोग भावनाओं के साथ कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए आते हैं जब 5 साल बाद ये मौका मिला है। मानसरोवर झील का धार्मिक महत्व है, इसके अलावा पानी के स्रोत के तौर पे इसका काफ़ी व्यापक महत्व है। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और घाघरा यानी कि करनाली नदी जो है वो यहाँ से निकलती हैं। नदियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हिंदू और बौद्ध धर्म में पवित्र मानी जाती हैं। मानसरोवर झील, जिसे मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में ये जो जगह है वो बहुत ही उच्च
ऊंचाई पर स्थित है। तकरीबन 15,000 से कुछ ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर ये झील जो है वो स्थित है और ये झील कैलाश पर्वत के पास स्थित है। सामने कैलाश पर्वत जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में ये जो नदियां हैं बहकर जाती हैं और इन नदियों से जो जीवन और जीविका का जो बड़ा जो एक स्रोत है वो चलता है और लोगों का जो जीवन है इन 4 नदियों के पानी पे करोड़ों करोड़ लोगों का जो जीवन है वो निर्भर है। 4700 मीटर से जो ये ट्रैकिंग है वो शुरू हुई है। अमूमन इस ट्रैक रूट को बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वो अपनाते हैं। बहुत सारे सैलानी भी यहाँ आते हैं और जब इस ट्रैकिंग रूट पर हम चल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं जहाँ पे प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। लोग जो है वो उन्होंने अपने आस्था के तौर पर कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। जैसे ये पत्थर का जो एक टीला है वो भी बनाया गया है। मान्यता ये है कि लोग जो है जाते समय यहाँ पे पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर ऊपर रखते हैं और इस तरह से भी अपना समर्पण, अपनी आस्था जो है दिखाते हैं। तो हमारी ट्रैकिंग जो है वो जारी है और क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका है इसलिए हमें ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल करना है। पानी की बोतल है। कैलाश पर्वत की तरफ जाते हुए इस ट्रैकिंग के दौरान हमें एक से एक अद्भुत नज़ारे जो है मिल रहे हैं और जो सबसे अद्भुत नज़ारा है वो अभी दिखा है कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं इस तरह से साष्टांग प्रणाम करते हुए ये 43 किलोमीटर की जो दूरी है, जो कोरा इसको बोलते हैं, उसको ये पूरा कर रहे हैं। ये बीच में रुकते ज़रूर हैं लेकिन ये पैदल नहीं चलते, ना तो घोड़े पे बैठते हैं, ना ही ये याक की सवारी करते हैं, बल्कि इस तरह से साष्टांग प्रणाम करते हुए ये आगे बढ़ते हैं और ये जो 43 किलोमीटर की आउटर कोरा है उसको पूरा करते हैं। थोड़ा नज़दीक से इनको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये दुरूह जो परिक्रमा है वो ये पूरा कर रहे हैं। बहुत ही दिल को छू लेने वाली ये तस्वीर और आपके लिए ख़ास तौर पर। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद शुरू हुई है और भारतीय तीर्थयात्रियों का जो पहला जत्था है जो कि विदेश मंत्रालय के ज़रिए यहाँ तक पहुँचा है। हमारे साथ 2 ऐसे तीर्थयात्री हैं जो पहले जत्थे में शामिल हैं। ये दोनों वेस्ट बंगाल से हैं। तो ये मेरा 34 इयर्स वेट करने के बाद मौका मिला। मैंने पहले भी आपने नामांकन किया था? नामांकन किया नहीं, लेकिन एक ड्रीम था कभी चलूँ मानसरोवर कैलाश दर्शन करने, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। इस बार आफ्टर माय रिटायरमेंट तो अप्लाई कर दिया, खुल गया 5 साल बाद। खुलने के बाद मिल गया, पहले जट्टा में मेरा नाम आ गया। कैलाश मानसरोवर सभी जाना चाहते हैं लेकिन इस यात्रा का रूट क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा 2 रास्तों से कर सकते हैं। एक तो उत्तराखंड और नेपाल होकर लिपुलेख का रूट है और दूसरा सिक्किम नाथुला होकर एक रूट है। 5 साल बाद जो ये यात्रा फिर शुरू हुई है, इसमें जो ऑफिशियल पिलग्रिम्स के तौर पर 750 श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर का दर्शन करने जा रहे हैं। इनमें 50-50 श्रद्धालुओं का 5 जत्था लिपुलेख से और 10 जत्था जो है नाथुला के रास्ते यहाँ कैलाश मानसरोवर पहुँच रहा है। तो पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जो नाथुला के जरिए जो रास्ता है वो काफ़ी सुगम माना जाता है, क्योंकि चीन ने काफ़ी सड़कों पे काम किया है, काफ़ी उसको सुगम बनाया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बहुत ही अहम यात्रा है। कोविड महामारी और भारत चीन के बीच सीमा पर झड़प और तनातनी के चलते जो यात्रा बंद हुई थी वो अब शुरू हो गई है, तो थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि पर नज़र डालना भी ज़रूरी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा यूँ तो अत्यंत प्राचीन धार्मिक यात्रा है, लेकिन 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर, और इसके बाद भारत से जो श्रद्धालु हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आने लगे। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ये यात्रा जो है वो बंद हो गई। फिर ये यात्रा जो है 1981 में ही शुरू हो पाई। तब जो भारत और चीन के बीच समझौता हुआ उसके मुताबिक इंडियन ऑफिशियल पिलग्रिम्स के रूप में श्रद्धालुओं के जत्थे को लिपुलेख या चिंगला दर्रे के रास्ते
कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आने का मौका मिला, वो आने लगे। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये नगारी प्रीफेक्चर के पुलान काउंटी में स्थित है। चीन के विदेश मंत्रालय और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के स्थानीय नगारी प्रीफेक्चर के फॉरेन अफेयर्स ऑफिस को श्रद्धालुओं के स्वागत और यात्रा के प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई। 1981 के बाद से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद जो है वो लगातार बढ़ी है। 2014 में कैलाश मानसरोवर यात्रा में तब नया पड़ाव आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात जो है वो रूस में हुई और कजान में हुई, ब्रिक्स के साइडलाइंस में। और उसके बाद तीर्थयात्रियों के लिए चीन ने एक नया रूट खोलने को मंजूरी दी। ये रूट जो है वो भारत के सिक्किम राज्य के से नाथुला दर्रे से होकर आता है और पुराना रास्ता जो है काफ़ी दुर्गम था, जिससे यात्रियों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता था। बर्फबारी और बरसात के चलते सड़कें जो है तबाह हो जाती थी। लेकिन नाथुला वाले रास्ते से इस रास्ते को चीन ने काफ़ी सुगम बनाया है और तीर्थ यात्रा के समय में इससे काफ़ी कटौती हुई है। नाथुला का रास्ता खुलने के बाद से यात्रा दिल्ली में मेडिकल चेकअप आदि के साथ साथ 20-22 दिनों में पूरी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर 5 साल के बाद जो यात्रा शुरू हुई है इसका काफ़ी अपना एक महत्व है और इस यात्रा के जरिए भारत और चीन के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को एक नई ताकत मिली है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय के जरिए तो भारतीय तीर्थयात्री आते ही हैं, उसके अलावा दुनिया भर से भारतीय तीर्थयात्री जो हैं वो अपने बूते यहाँ पर आते हैं, टूर ऑपरेटर के जरिए आते हैं। ऐसे एक तीर्थयात्री हमारे साथ हैं जो कि अमेरिका से आए हैं। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप? हितेश मर्चेंट, कैलिफोर्निया से आया हूँ जी। कितने दिनों की आपकी यात्रा रही, कैसी आपकी यात्रा रही? अभी आप घोड़े से उतरे हैं, यानी कि अभी परिक्रमा करके आप वापस आए हैं। थोड़ा अपना अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। यात्रा हैज़ बीन वंडरफुल। दिस वाज लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एंड आई वुड ऑलवेज एनकरेज एवरीवन टू डू इट। जी। तिब्बत के नगारी प्रांत में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कई धर्मों और समुदायों में, विशेष रूप से हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और बान अनुयायियों के लिए गहन आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। यहाँ हर धर्म के अनुयायियों के अनुसार कैलाश मानसरोवर के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे पहले आध्यात्मिक महत्व को देखें तो हिंदू धर्म के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव के निवास के रूप में माना जाता है, जो सृजन, विनाश और आध्यात्मिक मुक्ति से जुड़े हिंदू के देवता हैं। इसे मोक्ष यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के एक पवित्र स्थल के तौर पर माना जाता है। भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित मानसरोवर झील जो है वो हिंदू धर्म की सबसे पवित्र झीलों में से एक है। माना जाता है कि इसका पानी पापों को साफ करता है और आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे यह आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बन जाता है। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो कैलाश डेमचौक से जुड़ा हुआ है, जो कि सर्वोच्च आनंद और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक तांत्रिक देवता है। यह तिब्बती बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह जो पूरा इलाका है एक प्रतिष्ठित तिब्बती बौद्ध संत मिलारेपा के पौराणिक कारनामों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कैलाश के पास ध्यान किया और ज्ञान की प्राप्ति की। अगर हम अब जैन धर्म की बात करें तो कैलाश की पहचान जो है वो अष्टपद पर्वत के रूप में की जाती है, जहां पहले जैन तीर्थकर थे ऋषभनाथ, उन्होंने निर्माण प्राप्त किया था जैन तीर्थयात्रियों के लिए, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बौन धर्म जो है, बौन परंपरा में कैलाश को ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, जिसे टैगजिंग ओल्मो लंग रिंग के रूप में जाना जाता है और यह उनके ब्रह्मांड विज्ञान और अनुष्ठानों का एक केंद्र बिंदु है। तो इस तरह से ये तमाम धर्मों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह है। पीछे कैलाश पर्वत जो है वो नजर आ रहे हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा जो है, ये जिसे कोरा कहते हैं स्थानीय भाषा में, भक्तों के लिए एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान है। माना जाता है कि पहाड़ के चारों तरफ 52 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने से पाप धुल जाते हैं, आध्यात्मिक पुण्य मिलता है और कुछ मान्यताओं के अनुसार 108 बार
करने पर, परिक्रमा करने पर मुक्ति मिलती है। ब्रह्मांडीय या प्रतीकात्मक महत्व की बात करें तो कैलाश को पौराणिक पर्वत मेरु के रूप में जाना जाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड की धुरी या केंद्र जो भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को जोड़ता है, इसकी जो पिरामिड जैसी जो आकृति है और सुदूर हिमालय में इसका जो अलग एक अंदाज है, एक अलग रंग है, क्योंकि कहीं पे भी बर्फ नजर नहीं आता, सिर्फ कैलाश पर्वत पे बर्फ नजर आता है। तो ये इसके रहस्य को बढ़ाता है और इस जगह के पवित्र होने के कारण इस पे चढ़ाई करना जो है वो उसकी मनाही है। खास तौर पर कैलाश मानसरोवर क्षेत्र भारत और तिब्बत के मध्य एशिया के बीच प्राचीन व्यापार मार्गों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आध्यात्मिक परंपराओं का केंद्र बिंदु रहा है और इसने अनगिनत ग्रंथों और कलाकृतियों को प्रेरित किया है, जिसमें रामायण, महाभारत और पुराण जैसे प्राचीन शास्त्रों के संदर्भ भी शामिल हैं। तो अगर इसके प्राकृतिक और पर्यावरण संबंधी महत्व को देखें तो मानसरोवर झील जो है दुनिया की सबसे ऊंचे जगह पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक है, जो तकरीबन 4500 मीटर की ऊंचाई पर है और एक प्राचीन जो पारिस्थितिक चमत्कार है, जिसके पास राक्षस ताल झील जो है खारे पानी का झील है, जो कि आध्यात्मिक कथाओं में शुद्धता और अशुद्धता के द्वंद्व का प्रतीक है।